अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 15 के शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और आज स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है 15.8। तो 15.8 शार्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, आपने बुक्स को सामने रखना है। 15.8 शार्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर in changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फ्लैट लूप है, ठीक है, आपने उस फ्लैट लूप को ऐसी पोजीशन में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रही हो लेकिन बावजूद इसके उसमें ईएमएफ इंड्यूस ना हो। हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो ईएमएफ तो इंड्यूस होती है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो लेकिन उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस ना हो। तो जाहिर सी बात है कि हम उस लूप को एक खास पोजीशन देंगे, वही खास ओरिएंटेशन या पोजीशन उसकी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये 2018 में सरगोदा बोर्ड में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और फिर इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो उस लूप का आंसर ये होगा कि ये जो फ्लैट लूप है इसको आपने पैरेलल रखना है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर आप पैरेलल रखेंगे उस फ्लैट लूप को तो फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड बेशक चेंज होती रहे लेकिन उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। किस तरह से? लेट्स से ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सर्टेन डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर मैं सामने एक लूप रखता हूं, ठीक है, ये फ्लैट लूप है और इसको मैंने पैरेलल रख दिया, अगर आप देखें ये बिल्कुल इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने रखी हुई है, तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये मैंने लूप रख दी। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो तो चेंज हो रहा होगा, बेशक आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम या ज़्यादा करते रहें, लेकिन इस चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बावजूद इस लूप में किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? तो आप देखें, पहले हम लोग फाइंड करेंगे फ्लक्स को इस केस के लिए। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी डॉट ए। जब डॉट खत्म करते हैं तो आता है बी ए कॉज ऑफ थीटा, और थीटा क्या होता है? ये एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के दरमियान और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये वाली डायरेक्शन है और अगर आप इस एरिया की डायरेक्शन देखें, क्योंकि ये लूप इस तरह से पड़ी हुई है तो इस लूप का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा एरिया की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर आप एंगल देखें बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम थीटा इंसर्ट कर देंगे 90 डिग्री। तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री क्योंकि जीरो होता है, तो जीरो जब इस सारी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो अब फ्लक्स क्योंकि जीरो आ चुका है तो हमने चेक करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है -n del phi बाय del t। तो यहाँ पर अगर आप फ्लक्स की वैल्यू जीरो इंसर्ट कर दें जो इस सर्टेन केस के लिए हमने फाइंड की है, तो जीरो बाय समथिंग जीरो हुआ करता है। तो ये जीरो जब इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन सारा आंसर जीरो हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हमारे पास वो जीरो होगी, ठीक है। एक सर्टेन सिचुएशन है जिसमें हम इस लूप को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रख रहे हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगी। बेशक आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते रहें, फ्लक्स को चेंज करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा जो है 15.8 शार्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है 15.9। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो 15.9 की स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरह से आपको बताएं रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के ऊपर, या तो इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन। तो क्योंकि बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो हम इसको डाउनवर्ड कंसीडर कर लेते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि हम इसको इनटू द प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस के निशान लगे हुए हैं तो इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ,
एक प्लेन है यानी कि जहाज है जो नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है। विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज, आपसे पूछा गया है कि उस जहाज की, उस एरोप्लेन की जो विंग होगी, कौन सी विंग पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी अगर ये प्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लाई करते हुए जा रहा है या मूव कर रहा है। तो अब इस बात को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो हम इसका आंसर देंगे कि जो इस प्लेन की वेस्ट विंग टिप होगी, यानी कि इस तरफ जो विंग टिप होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ऐसा होगा क्यों? सबसे पहले मैंने कहा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंसीडर करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये सारी चीजें भी कंसीडर कर लेंगे। अब प्लेन किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लेन है जो नॉर्थ की तरफ इस तरह से फ्लाई करते हुए जा रहा है। अब आपको पता है कि प्लेन क्योंकि मेटल का बना हुआ होता है तो मेटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जैसे ही ये प्लेन इस नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं इस सर्टेन डायरेक्शन में, यानी कि उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है? ये है नॉर्थ की तरफ है वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करके आते हैं तो उन पर लगती है मैग्नेटिक फोर्स। उसका फार्मूला होता है F = QV × B। ठीक है। और अगर इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमने देखनी हो कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो हम उसको राइट हैंड रूल से देख सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी चार्ज उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये मेटल का बना हुआ प्लेन है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि वो किधर होगी। तो राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनटू द प्लेन है तो फिंगर्स को मैं इनटू द प्लेन कंसिडर कर लेता हूं। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि अपवर्ड है, चार्जेस ऐसे आ रहे हैं और अपवर्ड जा रहे हैं, तो ये राइट हैंड रूल, थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो पाम है, जिस तरफ थप्पड़ है इस तरफ लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरफ पाम होती है उस तरफ लगती है मैग्नेटिक फोर्स। तो इट मींस कि इस डायरेक्शन में लगेगी मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्जेस पर। तो पॉजिटिव चार्जेस जो इस प्लेन के अंदर होंगे वो इस विंग टिप की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो इट मींस यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी विंग टिप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये जो प्लेन है जब इस नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो इसका ये जो वेस्ट विंग टिप है, क्योंकि इस तरफ वेस्ट है इस तरफ ईस्ट है, तो पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि इस तरफ आएंगे और नेगेटिव चार्जेस इसके अपोजिट चले जाएंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ये वेस्ट विंग टिप। ठीक है। तो हमने इसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर लिया कि जो वेस्ट विंग टिप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है 15.10, और ये सरगोदा बोर्ड के 2016 के पेपर में भी आया है और 2017 के पेपर में भी आ चुका है। तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट एप्सिलॉन एंड डेल फाई बाय डेल टी। ये एप्सिलॉन नहीं है, बेसिकली ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, और फिर आगे है एंड डेल फाई बाय डेल टी यानी कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैव द सेम यूनिट्स। हमने शो करना है कि ये जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड है ये वाली चीज, और दूसरी क्वांटिटी बताई हुई है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स बनते हैं वो सेम बनते हैं। इनको यानी कि हमने सेम प्रूव करवाना है, इनके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि सेम यूनिट्स हों। तो सबसे पहले हम ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं। ये मैं फार्मूला लिखता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये कहां से फार्मूला आता है? आप बेसिक चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही, यहां पर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम इंसर्ट कर देंगे ईएमएफ। ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल आ जाएगा W/Q। अब क्योंकि यूनिट्स हमेशा फार्मूले से ही आते हैं तो इसलिए हमने पहले फार्मूला लिखा है। तो अब देखें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं हम उनके यूनिट्स लिखते हैं और आगे चलते हैं। तो वर्क का यूनिट होता है जूल,
और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या सिंपल ईएमएफ है, इसका जो यूनिट बन रहा है वो बन रहा है वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट, लेकिन ईएमएफ का यूनिट तो वोल्ट बन गया है, अभी हमने देखना है कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या यूनिट बनता है, और हमने प्रूव करवाना है कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम का यूनिट भी वोल्ट बनेगा, क्योंकि हमने ईएमएफ का यूनिट वोल्ट फाइंड किया है। ठीक है, तो शो करवाना है। तो देखते हैं कि इनका क्या यूनिट बनता है। हमें पता है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स, इसका यूनिट बनेगा वेबर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वेबर पर सेकंड इस क्वांटिटी का यूनिट बन जाएगा, लेकिन अभी तक ये वोल्ट के इक्वल नहीं है, तो हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वेबर हमेशा इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, तो वेबर की जगह आप इंसर्ट कर देंगे न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, सेकंड उसी तरह से आ जाएगा, वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फर्दर इसको थोड़ा सा आप मजीद अरेंज करेंगे, न्यूटन मीटर उसी तरह से, लेकिन ये जो एम्पेयर लिखा हुआ है, आप एम्पेयर की जगह लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। ये कूलम पर सेकंड मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि एम्पेयर होता है करंट का यूनिट। ठीक है, और करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट ये 1 एम्पेयर अगर मैं करूं तो 1 एम्पेयर, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर और चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इट मीन्स कि 1 एम्पेयर जो है वो कूलम पर सेकंड के इक्वल ही आता है। तो मैं इस एम्पेयर की जगह लिख सकता हूं कूलम पर सेकंड, और सेकंड ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से सेकंड और सेकंड तो कैंसिल हो जाएंगे, नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये मजीद सिंप्लीफाई होके आ जाएगी इक्वेशन न्यूटन मीटर, और सेकंड तो क्योंकि कैंसिल हो गया तो सिंपल कूलम रह जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम। अब इस तरह से लिखने का हमें फायदा ये होगा कि न्यूटन मीटर हमें पता है कि जॉल के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन मीटर क्या होता है, जॉल होता है। और पर कूलम, जॉल पर कूलम अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो वोल्ट के इक्वल होता है, तो हमने ये प्रूव करवा दिया कि ये जो ईएमएफ है इसका यूनिट भी वोल्ट है, और जो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उसका यूनिट भी वोल्ट है। तो दोनों के सेम यूनिट्स हमने प्रूव करवा दिए। तो यही हमारा काम था, जो हमने रिक्वायर्ड हमसे यही था कि इन दोनों के आपने सेम यूनिट्स प्रूव करने हैं। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करना है वो है 15.13। ठीक है, तो 15.13 क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड के 2018 के पेपर में यानी कि रिसेंटली आया हुआ है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसकी मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15.13 है, इज इट पॉसिबल टू चेंज both the area of the loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF in the loop? आपसे ये कहा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही हो लूप में से पास होने वाली, और लूप का एरिया भी चेंज हो रहा हो, लेकिन इन दोनों केसेस के बावजूद जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लूप में ना हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो, यानी कि लूप में ईएमएफ इंड्यूस ही ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होती है। ईएमएफ तब इंड्यूस्ड होती है जब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। दूसरी बात, अगर हम कॉइल का एरिया चेंज करें तो एरिया के चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि दोनों केसेस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज हो रही हों, एरिया भी चेंज हो रहा हो और साथ साथ क्या हो रहा हो, इसके साथ ये भी हो रहा हो कि एरिया के चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही हो, लेकिन बावजूद इन दोनों क्वांटिटीज के चेंज होने के जो ईएमएफ है वो लूप में इंड्यूस ना हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है, या क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं? तो सबसे पहले तो हम यही आंसर करेंगे कि जैसे ये पॉसिबल है, जैसे इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, इसका आंसर आप देंगे इफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ऐसा हो जाए कि आप बेशक मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करें और एरिया को भी चेंज करें, लेकिन अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो फिर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसको आप किस तरह से मजीद मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? फ्लक्स इक्वल टू डेल बी
डॉट डेल ए, हमें पता है कि फ्लक्स बी डॉट ए की इक्वल होता है, लेकिन क्योंकि दोनों क्वांटिटीज चेंज होनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होनी है और एरिया भी चेंज होना है, इसलिए साथ में डेल और डेल के दोनों के साथ डेल का साइन है, ठीक है। लेकिन अब देखें इन दोनों को मैंने इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, यानी कि ये चेंज भी हो रहे हो लेकिन इनका जो दोनों का आंसर है वो हमेशा कांस्टेंट हो। तो जब ये दोनों का आंसर कांस्टेंट होगा तो फिर फ्लक्स जो है वो चेंज इन फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों को चेंज हम कर रहे हैं लेकिन आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर फ्लक्स का आंसर अगर हमेशा कांस्टेंट आ रहा है तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको मजीद समझाता हूँ, आपने जरा फोकस करना है। लेट्स से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5 और मल्टीप्लाई बाय एरिया की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 25 4 आर 20, ठीक हो गया। अच्छा देखें, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देता हूं, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कर देता हूं 4 और एरिया को भी चेंज करता हूं, एरिया को मैं कर देता हूं 5, तो आप देखें अगेन मल्टीप्लाई होने से आंसर 20 आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज की, एरिया भी चेंज किया, दोनों के चेंज के बावजूद आंसर फिर भी 20 है, यानी कि आंसर फिर भी कांस्टेंट आ रहा है। तो जब ये आंसर कांस्टेंट आ रहा है यानी कि फ्लक्स का आंसर कांस्टेंट आ रहा है तो फिर चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा। ये रफ एग्जांपल दी है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू दे तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। पहले तो हम देखेंगे कि अगर इन दोनों का आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो फिर चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब ईएमएफ क्यों जीरो होगी? क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो देखें चेंज इन फ्लक्स, अभी हमने कहा है कि जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फार्मूले में वैल्यू है, तो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू जीरो, जीरो डिवाइडिंग बाय समथिंग जीरो, और जीरो जब इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो। तो ईएमएफ इक्वल टू जीरो। तो ये देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाएगी अगर, कंडीशन फिर बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए, बेशक ये पॉसिबल ना हो, लेकिन हमने कहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर जीरो होगी। तो ये हमारे कुछ शार्ट क्वेश्चंस थे जो हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करने थे। आई होप आपको सारे शार्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।